Good morning, student. Good morning, everyone. Am I audible to you? Yes. Am I audible to you? हेलो, अरे मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है मैम। आ रही है? यस। Okay. So today we will start cost of capital chapter that comes under your unit 3rd. ठीक है? It's a little bit numerical. Yes, student. There is only 27 student. वेट करें या स्टार्ट करें? हेलो, शैल वी स्टार्ट और वेट? देख लो मैम, आपकी मर्जी मैम। यस, आपकी मर्जी मैम। आपकी मर्जी। चलो वेट करते हैं, अभी 2 मिनट वेट करते हैं बिकॉज सम स्टूडेंट आर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अभी आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट, मतलब पूरे ही सिलेबस का सारा सिलेबस आपका कवर हो गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, सो इसकी भी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी आफ्टर दिस लेक्चर। मैम इसकी पीडीएफ दे देना आप। हाँ श्योर, मैंने पेपर इसमें ना इसमें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जो चीज आपको पढ़नी है, मतलब इससे एक्स्ट्रा मत पढ़ना, मैंने वो येलो येलो हाईलाइट किया हुआ है, तो यही पीडीएफ सेम पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, तो इसी को रेफर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होती है? इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, बेसिकली हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो सारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए ही होता है। देयर इज ओनली वन चैप्टर वर्किंग कैपिटल जो डील करता है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल से। ठीक है, अदर आपने जितने भी चैप्टर्स अभी पढ़े होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड, दे ऑल आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म डिसीजन। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है इट इज द रेट ऑफ रिटर्न, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न विच अ कंपनी शुड अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके ऊपर कंपनी, क्योंकि देखो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ रिटर्न देती है। ठीक है, सो दैट रेट ऑफ रिटर्न इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज आपने डिबेंचर्स इशू किए मार्केट में, ठीक है, और यू आर पेइंग 10% इंटरेस्ट रेट टू द डिबेंचर होल्डर। आपने 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने डिबेंचर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर से आपने कुछ पैसा उठाया है, वो पैसा सपोज आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, सो वहां से सपोज आपको मिल रहा है 5% का इंटरेस्ट। सपोज यू आर गेटिंग 5% इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, और आपने पेमेंट जो करनी है डिबेंचर होल्डर को वो करनी है 10%। सो डू यू थिंक इट इज अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट? नो मैम। नो ना, बिकॉज आपको 5% का लॉस हो रहा है, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है 10% इंटरेस्ट एंड आपको मिल रहा है कितना है? 5% इंटरेस्ट। सो देयर इज अ 5% गैप। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कंपनी शुड अर्न दैट पर्टिकुलर रिटर्न, कि कंपनी को इतना रिटर्न तो अर्न करना ही करना है जो वो इन्वेस्टमेंट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 15% इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हो बैंक से, ठीक है, आप बैंक से लोन ले रहे हो और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15%, तो कंपनी उस लोन के अमाउंट को वहां इन्वेस्ट करेगी जहां उसे कम से कम एटलीस्ट 15% का रेट ऑफ रिटर्न तो मिले। ठीक है, कंपनी शुड इन्वेस्ट दैट अमाउंट at that opportunities where the company should earn at least 15% return। और ऐसा क्यों? अगर सपोज कंपनी नहीं अर्न करती है तो मैम अपने प्रॉफिट्स में से देना पड़ेगा। यस, आपको अपने प्रॉफिट्स में से देना पड़ेगा ना। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि इतना रेट ऑफ रिटर्न तो आपको अर्न करना ही करना पड़ेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, एक मिनट रुको, ये दूसरी वाली पीडीएफ देखते हैं पहले। हाँ,
अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है, दो तरीके से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस एक तो ये हो गया, इट इज द, देखो ये आप ये वाली ये देख सकते हो. अरे ये वेटिंग में क्यों जा रहे हैं सारे स्टूडेंट. यस, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द डिस्काउंट रेट at which is used to determine the present value and future value of cash inflow and outflow. हमने पढ़ा था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. यस मैम. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो तरीके से पढ़ सकते हैं. एक तो इसका मतलब ये होता है कि इज द डिस्काउंट रेट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपको हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, 10%, 15%, 20%. इट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म. ठीक है, तो इट इज अ डिस्काउंट रेट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं कि जो यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. इन अदर फॉर्म, यहाँ पे आप देखो, इट इज ऑल्सो द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. ये वाली लाइन देखो, इट इज ऑल्सो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये एक रिटर्न होता है जो कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट पे अर्न करना ही करना है. मतलब इससे ज्यादा करेगी तो बेटर है, लेकिन अगर कंपनी इससे कम करेगी तो कंपनी को पेमेंट जो है वो अपनी प्रॉफिट से कंपनी को लॉस होगा. नाउ अब इसके फीचर्स देखो, एक मिनट ये दूसरी पीडीएफ देखते हैं. हाँ देखो, अब इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू जॉन, द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म. मतलब ये वो रिटर्न है जो कंपनी को अर्न करना ही करना है. इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे कौन सा रिटर्न मिलता है. यस, डिविडेंड. डिबेंचर्स, इंटरेस्ट. डिबेंचर्स पे कौन सा रिटर्न है, क्या बोलते हैं उसको. इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर. इंटरेस्ट होता है. यस, वेरी गुड. मैम डिविडेंड. इंटरेस्ट मिलता है डियर. डिविडेंड शेयर्स पे होता है. डिविडेंड शेयर होल्डर्स. हाँ, लोन पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट. बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट. ठीक है, शेयर्स जो होते हैं आपके, इक्विटी वेदर या प्रेफरेंस दोनों कोई भी हो, उस पर आपको क्या मिलता है, डिविडेंड. 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 तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है इट इज द रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न करेगी. अगर वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है मार्केट में, तो जो डिविडेंड जितना वो पे कर रही है, ठीक है, उससे ज्यादा या उतना तो कंपनी को अपना रिटर्न अर्न करना पड़ेगा. ऐसे ही सपोज आप जितना ज्यादा इशू करके मार्केट में जो पैसा मिल रहा है और उसको आपने इन्वेस्ट किया है, सो वो पैसा उतना इंटरेस्ट आपको अर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज सो डेट आपकी जो पेमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाए और प्लस कंपनी को प्रॉफिट भी हो. ठीक है, सपोज आपने डिवेंचर को इंटरेस्ट पे कर रहे हो 12% और आपने वो जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का. 3 का हो रहा है ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो 12%, लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है 15%. तो डेट 3% विल बी यूज्ड एज अ प्रॉफिट, या उसको आप कहीं और किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, सो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हमारा ये होता है कि कंपनी अपनी रेट ऑफ रिटर्न इतना अर्न करेगी ही करेगी अपनी इन्वेस्टमेंट से. अब इसके फीचर्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ रेट ऑफ रिटर्न, इट इज नॉट अ कॉस्ट. ठीक है, नाम से देखो पता चलता है, नाम से अगर हम पढ़ें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी कैपिटल की कितनी कॉस्ट है. ठीक है, बट इन रियल इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न, इट इज नॉट अ कॉस्ट. ये रेट ऑफ रिटर्न होता है जो ये बताता है कि आपके डिबेंचर की कितनी कॉस्ट है. डिबेंचर की कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप उन पर कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हो डिबेंचर होल्डर्स को. ठीक है, इक्विटी की क्या कॉस्ट है, तो दैट मीन्स आप इक्विटी पे कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो. ठीक है, इसको दूसरे वे में देखो, इट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न दैट द कंपनी इज पेइंग. नेक्स्ट इज दिस रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या लॉन्ग टर्म कंपोनेंट. प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, दीज आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ना. ठीक है, सो इट इज कैलकुलेटेड, इट इज ये वाला सेकंड पॉइंट देखो, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल. मतलब हर कंपोनेंट के लिए हम अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग हो कैलकुलेट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस अलग कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड अलग कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अलग. ठीक है, नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट फीचर देखो, अ फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट विल रिजल्ट at least maintaining the value of equity shares. ठीक है, मतलब
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है दैट इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मैंने ये बताया ना कि कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न तो कंपनी को अर्न करना ही पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट में, सो दैट उसके वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मेंटेन रहे मार्केट में। ठीक है भाई, अगर आप रिटर्न मार्केट में रिटर्न अर्न नहीं करोगे तो आपकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न डाउन है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है इतना रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्न करे ही करे टू मेंटेन इट्स वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। नाउ, अरे यार ये इतनी लेट सारे ज्वाइन करते रहते हैं। इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल फंड से रिलेट नहीं करती, इट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंट्रोडक्शन। इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न दैट द कंपनी शुड अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। सिंपल बात है, ठीक है। और ये कॉस्ट नहीं होती है, इट इज द कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। आगे मूव करें। यस मैम। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिस्ट 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, एक है रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल जिसको हम बोलते हैं R0। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिस्ट 3 कंपोनेंट, रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल, रिटर्न प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क एंड प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, बिजनेस रिस्क को हम डिनोट करते हैं B से एंड फाइनेंशियल रिस्क इज डिनोटेड बाय F। कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क? अगर आपने लीवरेज चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और बिजनेस रिस्क क्या है? बिकॉज बिजनेस हाँ मैम वो होता है जैसे जो ट्रांजैक्शन और सेल्स वगैरह का होता है, एंड जो फाइनेंशियल रिस्क है वो हमारा जितना भी हम लोग लोन वगैरह लेते हैं उससे रिलेटेड होता है। यस, आपने फाइनेंशियल रिस्क तो बहुत सही बताया है। फाइनेंशियल रिस्क इज अराइज ड्यू टू दी यूजिंग बोरोइंग कैपिटल, मतलब ज्यादा बोरोइंग कैपिटल आप यूज कर रहे हो तो वो फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है कंपनी के लिए। ठीक है, एंड बिजनेस रिस्क का मतलब है, अच्छा आप, मैंने अभी लीवरेज चैप्टर करवाया था लास्ट वीक, उसमें हमारे पास 2 लीवरेज थे अगर आपको याद हो। फर्स्ट था ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकंड इज फाइनेंशियल लीवरेज। याद है ना? नहीं। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या था? फाइनेंशियल लीवरेज आपको ये बताता था कि आपकी इक्विटी की कैपिटल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू यूजिंग डेब्ट। ठीक है, एंड बिजनेस रिस्क आपको बताता है कि आपके सेल्स में फ्लक्चुएशंस आने से कितना आपकी अर्निंग्स या कितना आपकी प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, बिजनेस रिस्क इज बेसिकली द फ्लक्चुएशंस इन प्रॉफिट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन सेल्स। जिस कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है और उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा आता है तो दैट मींस दिस दैट कंपनी हैज अ हाई बिजनेस रिस्क। उस कंपनी का बिजनेस रिस्क बहुत हाई है बिकॉज उसकी सेल्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उसके प्रॉफिट्स को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम तीनों कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। जीरो रिस्क लेवल कि मतलब जब आपकी कंपनी में कोई भी रिस्क नहीं है। सेकंड इज व्हेन योर कंपनी हैज अ बिजनेस रिस्क एंड व्हेन योर कंपनी हैज अ फाइनेंशियल रिस्क। अब आगे इसमें देखो, ये दिस इज द इक्वेशन के, ये इक्वेशन देखो, K इज इक्वल टू RO। RO इज, यस RO इज, अभी ऊपर ही मेंशन है, RO इज return at zero risk level. रिटर्न एट जीरो लेवल, जीरो रिस्क लेवल। B इज बिजनेस रिस्क एंड F इज फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ ये देखो ये क्या है, रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल। This refers to the expected rate of return where project involve no risk। ठीक है, रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है और वहां उस प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क नहीं है। प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क मैंने आपको बता दिया। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है आपकी सेल्स में फ्लक्चुएशंस होने से आपकी प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस होना। ग्रेटर द बिजनेस रिस्क, जितना ज्यादा बिजनेस रिस्क होगा उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। बिकॉज एक फंडा होता है ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा डेफिनेटली आपकी रिटर्न भी उतना ज्यादा होगा, और रिटर्न जितना ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ही क्या होता है? रिटर्न ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क ज्यादा है तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी। नाउ प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है?
मैंने बताया था अ फर्म हैविंग अ हायर डेप्ट कंटेंट, ये चीज देखो, अ फर्म हैविंग अ हायर डेप्ट कंटेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जब बहुत ज्यादा डेप्ट कंटेंट यूज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। मतलब इक्विटी के साथ जब आप बहुत ज्यादा डेप्ट यूज करते हो, सो दिस विल क्रिएट अ फाइनेंशियल रिस्क फॉर अ कंपनी। क्लियर है इतना? बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और जीरो रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न ज्यादा होगा, और रिटर्न ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी हाई होगी। नाउ नेक्स्ट पीडीएफ। हाँ, अब यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने आपको बताया कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से लिए हुए इन्होंने, लॉन्ग टर्म डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? हम जो जो हम प्रॉफिट profit में से retains निकाल करते लेते हैं। Yes, retained earning basically the part of profit which is retained for future, ठीक है, जो प्रॉफिट आप रिटेन कर लेते हो। सो दीज फोर आर सो कंपोनेंट और यू कैन से सोर्सेज जिनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। कि लॉन्ग टर्म डेप्ट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फोर मेन है आपके लिए, ठीक है। प्रेफरेंस, इक्विटी, डेप्ट एंड रिटेन्ड अर्निंग। नाउ यू कैन सी दी डायग्राम। डायग्राम देख सकते हो आप। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट, cost of preference share. आवाज नहीं आ रही मैडम। Yes, I am explaining again. Cost of capital का डायग्राम ये देख सकते हो। Cost of debt, cost of preference share, cost of equity and cost of retained earning. अच्छा, weighted average cost of क्या होती है? weighted का क्या मतलब है? मैम आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। weighted खिड़कियां बंद average. करो, हवा चल रही है आपके यहाँ। तो करा हुआ है। यस, वेटेड एवरेज का मतलब होता है जब हम टोटल सारी जो कॉस्ट होती है उनका जब टोटल कर लेते हैं तो दैट बिकम्स वेटेड एवरेज, ठीक है। सो यू कैन सी इन द डायग्राम में देख सकते हो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन, जब हमने इन चारों को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है ये डायग्राम? मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। बट वाई मेरे को ठीक आ रही है। मैं अपने हेडफोन निकाल के दोबारा लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। खिड़कियां बंद कर लो, आपके यहाँ हवा चल रही है बहुत तेज। हाँ तो पता है। यस, ये डायग्राम पहले मुझे बताओ, क्लियर है डायग्राम? आवाज नहीं है ना क्लियर। अरे भाई डायग्राम तो क्लियर है, पिक्चर दिख रही है तुम्हें? बहुत ज्यादा। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो, अब हम वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट आज करेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये आज स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में डिबेंचर्स की क्या क्या फीचर्स होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फेस वैल्यू, हर डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है 100 रुपीज, 50 रुपीज, 200 रुपीज, 1000 रुपीज, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसकी फेस वैल्यू। इंटरेस्ट, हर डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज कूपन रेट। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था पहले कि इंटरेस्ट को हम कूपन रेट भी बोलते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड का क्या मतलब है कि जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी होती है लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 40 ईयर्स। मतलब उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपनी उनको रिडीम कर सकते हैं। हाँ। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू का मतलब है कि कंपनी कितनी वैल्यू पर उनको रिडीम कर रही है। देखो कई बार आपने 12th में पढ़ा होगा कि कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करती है और फिर उनको रिडीम करती है वो पार पे इशू करती है। ऐसा पढ़ा था ना केस आपने 12th में? यस मैम। हाँ, तो रिडम्पशन वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी जब डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है तो वो उसकी क्या वैल्यू है, मतलब डिस्काउंट पे रिडीम कर रही है, पार पे रिडीम कर रही है या प्रीमियम पे रिडीम कर रही है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ टैक्स। ये कोई वाला हाँ जी, ये वाला पॉइंट कोई बता सकता है? बेनिफिट ऑफ टैक्स। हम वही इंटरेस्ट पे करते तो टैक्स में यस, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर्स पर, वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है, उस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। अब दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल जो लाइफ में कभी भी रिडीम नहीं होंगे, और रिडीमेबल जिनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है और आफ्टर डेट मैच्योरिटी पीरियड वो रिडम्पशन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
पेपर में अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट आएगा तो यू हैव टू सी कि आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स गिवन है या रिडीमेबल डिबेंचर्स गिवन है, क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला है वो अलग है। स्टूडेंट आई स्टार्टेड अगेन बिकॉज़ मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं आ रही। आपकी वॉइस क्लियर है मैम। ये एक पार्टिसिपेंट है, उसकी माइक से आवाज आ रही है। एक बार आप सबको म्यूट कर दो। युक्ति रावत के माइक से। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो भाई कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस तो क्लियर है। मैम आप सही हो गई, वो युक्ति रावत के माइक से आ रही थी। चलो ठीक है, जिसके भी माइक पे प्रॉब्लम है। जिसने ये बताया भाई वो जीनियस बना। हाँ अब देखो प्लीज सुन लो, कॉस्ट ऑफ, मैं डिबेंचर बता रही थी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आपको दो टाइप्स में डिवाइडेड है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक है, तो पेपर में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको रिडीमेबल गिवन है या इरिडीमेबल गिवन है, बिकॉज दोनों के फॉर्मूला जो है वो अलग है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल। अगर आपको इरिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आती है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दिस। ये फॉर्मूला क्या बताता है? केडी इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है, ये आई होप ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब केडी क्या होता है? केडी इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जितना भी आप डेप्ट पे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी इज नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है कि आपने जितने की डिबेंचर इशू, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख के डिबेंचर इशू किया मार्केट में, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हो आप सपोज 10%, तो आपको नेट प्रोसीड कितना मिला? डिबेंचर इशू करने से आपको कितना फंड मिले? 9 लाख। 1 लाख ना, आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर मार्केट में इशू किए तो आपको 1 लाख रुपीस मिले मार्केट से। ठीक है, उस पे इंटरेस्ट सपोज कंपनी 10% का इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख रुपए का 10% इज 10,000। ठीक है, तो 10,000 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब ब्रैकेट में होता है 1 माइनस टी। टी इज टैक्स रेट, क्योंकि मैंने बताया ना डिबेंचर्स पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है तो हम टैक्स रेट लेते हैं। टी इज टैक्स रेट कि कंपनी को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये फॉर्मूला क्लियर है? अभी देख, इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे, बट इरिडीमेबल के केस में आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी मींस नेट प्रोसीड, कि आपको कितना पैसा मिला है डिबेंचर से, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। टी इज टैक्स रेट। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं। यस, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, वो फॉर्मूला था रिडीमेबल के केस में। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कंपनी उनको रिडीम करेगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूला इज दिस, ये फॉर्मूला रेफर करोगे, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी। इंटरेस्ट आपको पता ही है, टी इज टैक्स रेट, प्लस आरवी माइनस एनपी। अब आरवी क्या होता है? आरवी इज द रिडम्पशन वैल्यू, जितने पे आप रिडीम कर रहे हो। ठीक है, आरवी इज रिडम्पशन वैल्यू, एनपी इज नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। ये जो स्मॉल एन है इसका क्या मतलब है? स्मॉल एन जितने भी टाइम के लिए आपने डिबेंचर इशू किए हैं। देखो ये मैं बताती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए सपोज। ठीक है, 5 साल के लिए जिनका रिडम्पशन आप करोगे सपोज 1,20,000, मतलब आपने अभी 1 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं, लेकिन आप उनको रिडीम करोगे प्रीमियम पे, और आप उनको कितना पे करोगे? 1,20,000। तो आरवी कितना हो गया? 1,20,000 जितने में आप रिडीम कर रहे हो, माइनस एनपी क्या हो गया? जितने भी आपने इशू किए थे। इशू कितना किया था? 1 लाख, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या मतलब? जितने टाइम के लिए इशू किए थे। कितना टाइम के लिए? 5 इयर्स। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला? यस स्टूडेंट? यस 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 यस। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये दोनों फॉर्मूले देख लिए आपने, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल। इरिडीमेबल के केस में रिडम्पशन वैल्यू का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो रिडीम ही नहीं होते हैं। एंड रिडीमेबल डिबेंचर के केस में आरवी का यूज है, बिकॉज वो रिडीमेबल डिबेंचर है तो उनका रिडम्पशन होगा। ठीक है, अब इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं। अनदर एक दूसरी पीडीएफ देखते हैं, ये जरा ध्यान से देखना। आकाश शर्मा, लेट मी, यस, हाँ, ये वाली एक इलस्ट्रेशन है। देखो, अ कंपनी इशू 10% रिडीमेबल डिबेंचर। यहाँ से देखो आपको पेपर में पता चल जाएगा कि आपका जो डिबेंचर है वो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। डिबेंचर्स लिखा है तो? यस, अगर सिर्फ डिबेंचर्स लिखा है, ना इरिडीमेबल लिखा है ना रिडीमेबल, तो क्या हम तो अगर उसमें नीचे रिडम्पशन वैल्यू गिवन होगी तो डेफिनेटली वो रिडीमेबल होगा ना। अगर रिडम्पशन वैल्यू गिवन है नीचे तो इसको आप, दैट मींस आपको रिडम्पशन वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो वो कौन से फॉर्मूले में यूज होती है? रिडीमेबल के केस में। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे आपको 90% गिवन ही होगा रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है।
ठीक है, अब देखो a company issued 10% irredeemable debenture of rupees 10,000. The company is in 50% tax bracket. ठीक है, कंपनी का टैक्स है वो 50% है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एट पार एट 10% डिस्काउंट एंड एट 10% प्रीमियम. अब पहले वाला केस करते हैं हम एट पार. क्या फॉर्मूला था? इफ एनीबडी रिमेंबर, इररिडीमेबल का बहुत सिंपल फॉर्मूला था I डिवाइडेड बाय NP ब्रैकेट में 1 माइनस T. ये फॉर्मूला था ना? यस मैम. हाँ, तो I क्या था आपका? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. देखो 10,000 कॉस्ट, इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको? 10%. हाँ, तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 1000 ना? 1000. हाँ, यस, वेरी गुड. 1000 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है? नेट प्रोसीड, मतलब जितनी की वैल्यू है आपकी डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 10,000. ठीक है, सो हियर इज 10,000 मल्टीप्लाई में क्या था? 1 माइनस टैक्स. टैक्स कितना है आपका? ये भी क्वेश्चन में गिवन है 50%. 50% इज टैक्स ना? क्लियर है भाई? मुझे बताओ, इतना ये क्लियर हुआ कैसे कैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब क्लियर. कॉस्ट ऑफ डेप्ट आया है आपका 5%. ठीक है, इट इज 5%. मतलब कंपनी की जो कॉस्ट, डिबेंचर की कॉस्ट है वो कंपनी की 5% है. नाउ सेकंड केस देखते हैं. ये एट पार था. सेकंड केस है आपका डिस्काउंट. ठीक है, जब कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है तो इसका फॉर्मूला सेम रहेगा. मैम, हाँ मैम एग्जैक्टली 5% ही आ रहा है. 5 और 100 आएगा 0.5. 5% ही आ रहा है भाई, कम है क्या? नहीं नहीं, मैं 0.05 आएगा ना? नहीं 5% ही आ रहा है. देखो सिंपल कैलकुलेशन तो है. 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 1 माइनस 0.50. 5% ही आएगा. कैलकुलेट करके देखो. यस, अब आगे मूव करते हैं. देखो अब आपने डिबेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पर. ठीक है, सो इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला भी सेम रहेगा. इंटरेस्ट आपको 1000 रुपीज का पे करना पड़ रहा है. 9,000 कैसे आया? कोई बता सकता है? नीचे डिनोमिनेटर में 9,000. मैम 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहा है ना. यस यस, वेरी गुड. बिकॉज आपने 10% डिस्काउंट पे दिया है. मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी आपका टैक्स रेट है 50.50. तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो गई वो इतनी हो गई 5.5%. क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया ना 1000 रुपीज का. आपने डिस्काउंट इशू कर दिया. 1000 रुपीज का लॉस, मतलब आपको देखो ऊपर 10,000 मिल रहे थे, यहाँ पर आपको 9,000 मिल रहे हैं. तो कंपनी को 1000 का लॉस. सही आसान सा क्वेश्चन आएगा. हाँ भाई, आ सकता है. और अगर ये थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का न्यूमेरिकल लेके आपको बताना पड़ेगा. इसीलिए मैं बता रही हूँ. एग्जांपल लेके. हाँ, छोटा सा एग्जांपल है ये, तो कोई बच्चा भी बता सकता है. अब नेक्स्ट वाला केस देखो. कॉस्ट ऑफ डेप्ट इशूड एट प्रीमियम. अब प्रीमियम पे करोगे तो कितना हो जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर 11,000 हो जाएगा ना? हाँ, तो इसकी कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी. देखो 5% से कम हो गई, 4.5 हो गई, क्योंकि आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. वहां पर 1000 रुपीज कम मिल रहे थे तो कॉस्ट बढ़ गई. यहाँ पर कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट 1000 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं ड्यू टू दी प्रीमियम. क्लियर हो गया? इरिडीमेबल का केस. इरिडीमेबल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा. यस मैम. अब सेकंड केस देखते हैं. ये वाला केस देखो. रिडीमेबल, जो मैंने दूसरा बताया था ना आपको, रिडीमेबल जिसमें कंपनी रिडम्पशन करती है, उसका फॉर्मूला ये उसका क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन देखो. अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ईच ऑफ ₹100 एट 5% डिस्काउंट. ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट दे रही है 10% का और 5% पर उनको इशू कर रही है. द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम एट द एंड ऑफ 10th ईयर. 10 साल के बाद वो रिडीम हो जाएंगे. टैक्स रेट आपका 50% है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. ठीक है, अब देखो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ कि कंपनी इरिडीमेबल है या रिडीमेबल कर डिबेंचर्स हैं, लेकिन आपको क्लियर पता चल रहा है ना, क्योंकि नीचे देखो दिया हुआ है आर टू बी रिडीम. तो दैट मींस कौन सा वाला केस है? रिडम्पशन केस है ना? हाँ, तो इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो दूसरा लगेगा. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो मैंने अभी आपको यहाँ शो किया था, ये वाला फॉर्मूला. दिस, ये जो फॉर्मूला है ये यूज करना है आपको. इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एंड. अब देखो ये वाला फॉर्मूला इन्होंने कैसे अप्लाई किया हुआ है. यस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 10%. कितने डिबेंचर हो गए आपके? 100 डिबेंचर हैं और 10,000 का एक है. 10,000 हो गए ना? यस मैम. ठीक है, 10,000 1000 नहीं हुए, 100 रुपए. सब बढ़िया. 100 पे 10 पे नहीं. 10,000 हुआ है. सब बढ़िया है. 10,000 का 10% डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे निकालोगे तो कितना आएगा? 1000 रुपीज. ठीक है, ये 1000 हो गया प्लस
फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला साथ साथ देखते रहना। फॉर्मूला क्या कहता है? इंटरेस्ट प्लस प्लस है ना बीच में, ये दिख रहा है फॉर्मूला सबको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है? हाँ, इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी। अब आपको आरवी माइनस एनपी चाहिए तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो आरवी का मतलब क्या बताया था मैंने? रिडम्पशन वैल्यू। तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी है कंपनी की? 10,000, और उनको रिडम्पशन कितने पे कर रही है? 5% डिस्काउंट पर। तो कितना डिस्काउंट हो गया? 500 रुपीज। 500 ना? हाँ, तो 10,000 माइनस 500 इज 9,500। अब देखो आरबी माइनस एनपी आपका कितना आ गया? 500 आ गया। ये 500 क्लियर है? कैसे आया सबको? यस मैम। 10,000 माइनस 9,500, 10,000 क्यों आया? क्योंकि जितने की आपकी इशू वैल्यू थी माइनस जितने पे आप रिडम्पशन कर रहे हो, सो 500 डिवाइडेड बाय 10। 10 कैसे आया? हम फॉर्मूले में तो रिडीमेबल पे से माइनस करा ना हमने। यस, माइनस फॉर्मूला तो आरबी माइनस एनपी है ना। एक मिनट, तो भाई रिडीम तो उतने पे करेंगे, इशू 5% डिस्काउंट पे करें ना, तो एनपी हमारा 500 कम होगा ना। अच्छा ठीक है मैम, गॉट इट। हाँ मैम, एन जो है 10 साल है इसलिए 10 बताओ मैम 10 इयर्स का लेकर आए। हाँ, ये 10 इयर्स है डिवाइडेड बाय। मैम वो माइनस 500 नहीं आएगा? क्या? नहीं भाई, प्लस आएगा। आरवी जो है वो 9500 है ना? नहीं, आरबी 10,000 ही रहेगा भाई, रिडीम उतने पे ही करेंगे। इशू 5% पे करा, इशू मतलब 5% कम पे करा। एक मिनट, नीचे देखो आरबी प्लस एनपी, नीचे फॉर्मूला होता है आरबी प्लस एनपी। आरबी कितना है? सॉरी, एनपी प्लस आरबी, आरबी प्लस एनपी एक ही बात है। मैम एक बात तो वो है, लेकिन आरवी मैम 9500 है या 10,000? नहीं, देखो ध्यान से देखो, आरवी आपका 10,000 ही है। ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। अ फर्म इशूड 100 प्राइस था ना डिस्काउंट पे। अरे मैम यस मैम, सुनो रिडीमेबल वैल्यू। सुनो, ए फर्म इशूड 110% डिवेंचर ईच ऑफ ₹100 एट 5% डिस्काउंट। ये इशू वैल्यू है भाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। मैम आपने बताया था कि रिडेम्पशन वैल्यू, हाँ, तो मैम फिर रिडेम्पशन 9500 कैसे है? अगर रिडेम्पशन 10,000 ही रहेगा। रिडेम्पशन 10,000 ही आएगा। हाँ, रिडम्पशन 10,000 ही आएगा, क्योंकि देखो हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। कंपनी ने जो इशू किया है वो डिस्काउंट पे इशू किया है, रिडम्पशन उसका पार पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं है, इशू डिस्काउंट पर है, बट रिडम्पशन पार पर है। मैम आपने कहा था रिडेम्पशन डिस्काउंट। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना, सही से पढ़ो। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अब आएगा 10 ये अब क्लियर हो गया ना? यस मैम। हाँ, अब नीचे फॉर्मूला क्या था? आरवी प्लस एनपी। आरवी प्लस एनपी मतलब जो आपका रिडम्पशन वैल्यू है, प्लस एनपी मतलब जो आपकी नेट प्रोसीड है, इशू वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2। ये आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ये जो सारा सॉल्व किया हुआ है ना, ये वैल्यू है आपकी 1050 डिवाइडेड बाय 9750। अब ये मल्टीप्लाई 0.50 क्या है? जो टैक्स रेट है। हाँ, ये ऊपर दिया हुआ है, ये रहा, टैक्स रेट इज 50%, ये टैक्स रेट है। अब ये चीज आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो कॉस्ट आई है डेट इज 5.38। दिस इज योर कॉस्ट। ये ऐसे कैलकुलेट करना है, बस सिंपल है। ऊपर वाला बहुत सिंपल था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 1 - P। और रिडम्पशन के केस में भी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, उसकी रिडम्पशन वैल्यू क्या है और उसकी इशू वैल्यू क्या है। एक बार आप रिडम्पशन और इशू वैल्यू को माइनस करोगे और डिनोमिनेटर में उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे, ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट हो जाएगी। यस, क्लियर हुआ ये? यस। और पेपर में अगर क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर इसका थ्योरी क्वेश्चन आएगा ना, तो प्लीज ये सब एक्सप्लेन करके आना। मतलब एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेना, जैसे इसमें ले रखा है, और इस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो ये बहुत अच्छा, थोड़ा बेटर इंप्रेशन जाएगा तुम लोगों का। पेपर होंगे? हाँ होंगे। फाइनल तो होंगे। नहीं होंगे। तुम्हारे तो मजे आ गए, नहीं होंगे तो? हाँ ये भी बात। मैम फिर पढ़ाई क्यों रहे हो? अरे भाई, तो ये चीज तो तुम्हें पढ़नी है ना अपने नॉलेज के लिए। भाई ये ऐसे मत बोल यार। नॉलेज के लिए नहीं पढ़ी। कोई तुमसे पूछेगा बाद में कि तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था, तो तुम बोलोगे कि कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ा। कौन तो क्या? पूछता? मैम सुनो बात सुनो। हाँ बोलो। मैम अटेंडेंस। आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है।
मैम आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ 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 भाई तेरी भी आ रही है, बोलना। मैम वो बताओ असाइनमेंट 1 क्या अभी दे सकते हैं क्या? अरे ये कौन है जो इतनी सो के जाग रहा है? ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो गलत ही हो गया, आप बता दो जरा। यहाँ पूरी रामायण खत्म होगी, तुम अभी राम पे अटके पड़े हो। मैम इसको कोरोना था ना, तो मैम ये अभी लेट आया थोड़ा, ये ठीक हो गया। मैम बता दो फर्स्ट दे सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी में अरे दे दूंगा। दे दो, नहीं दिया है तो दे दो, बिकॉज तुम्हारे मार्क्स नहीं लगेंगे और मुझे अच्छा फील नहीं होगा कि तुम लोग फेल हो जाओ मेरे सब्जेक्ट में। कोई नहीं, फिर मैम इधर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे दो। मैम आप दिल में कितने अच्छे हो मैम, थैंक यू। नंबर तो बढ़ाते नहीं मैम। क्या मैम मेरे को तो पूरा 30 दिया, मुझे आप प्रॉब्लम नहीं है। नंबर तो बढ़ाएंगे मैम आपने। अरे मेरे असाइनमेंट सारे दे दो, मेरे सब्जेक्ट में फेल मत हो जाना कोई भी। सब यही कहती हैं। मुझे और